सभी को नमस्कार। कंपोजिट रीजनल सेंटर फॉर स्किल डेवलपमेंट, रिहैबिलिटेशन एंड एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, सीआरसी लखनऊ, पीडीयूएनआई, पीपीडी, डीपीडब्ल्यूडी, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा आप सभी के बीच एक विशिष्ट लेक्चर सीरीज जिसका विषय है अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड इंटरवेंशन फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। प्यारे विशेष आवश्यकता वाले बालक एवं बालिकाओं के लिए शीघ्र हस्तक्षेप एवं शीघ्र पहचान की महत्ता पर मनोभाव रखने हेतु, अपनी वैशिष्टता रखने हेतु एज ए रिसोर्स पर्सन के रूप में हमारे बीच हमारे साथ जुड़ चुकी है मिस तरुश्री तरीका मैम, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, क्लास डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन सेंटर, एनआई पीवीडी, देहरादून। आज के इस कार्यक्रम को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं आदरणीय श्री राजीव रंजन सर, असिस्टेंट प्रोफेसर स्पीच एंड हियरिंग, सीआरसी लखनऊ, श्री जी शंकर गणेश सर, लेक्चरर पीटी, सीआरसी लखनऊ, श्री विकास मिश्र जी, ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी इंस्ट्रक्टर, सीआरसी लखनऊ, श्री उदय प्रताप सिंह जी, ईसीएससी टीचर, सीआरसी लखनऊ। आज के इस कार्यक्रम में बौद्धिक स्वरूप में हमें अपना आशीर्वचन प्रदान कर रहे हैं हमारे पैट्रॉन्स डॉक्टर हिमांशु दास सर, निदेशक पीडीयूएनआई पीबीडी न्यू दिल्ली, एवं सीआरसी लखनऊ के निदेशक श्री रमेश पांडे सर, निदेशक सीआरसी लखनऊ। प्यारे साथियों, पुनर्वास व्यवसायिकों, विशेष शिक्षकों एवं विशेष आवश्यकता वाले बालक एवं बालिकाओं के अभिभावकों, सीआरसी लखनऊ की गतिविधियां, सीआरसी लखनऊ का निरंतर रचनात्मकता के तौर पर किया जाने वाला कार्यक्रम ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों स्वरूपों में आप सभी के बीच निरंतरता के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है और हमारा प्रयास हमारे लक्षित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रत्येक बालक एवं बालिका के उत्थान एवं प्रत्येक विशेष शिक्षक के कुशल क्षमतावर्धन को व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करने का रहा है। इसी क्रम में आज का यह सेशन आप सभी के बीच है। कार्यक्रम की प्रथम पंक्ति में मैं श्री जी शंकर गणेश सर, सीआरसी लखनऊ एवं हमारे प्रशासनिक अधिकारी सीआरसी लखनऊ को सादर आमंत्रित करता हूं। सर आप आए और अपना आशीर्वचन हमें प्रदान करें। श्री जी शंकर गणेश सर। Thank you, Nagesh sir. On behalf of CRC Lucknow, once again I welcome all the participants for today's webinar on yearly identification and intervention for children with special needs. आप सबको नेशनल इंस्टीट्यूट्स और CRCs के बारे में जानते होंगे. So in a nutshell, to speak about national institutes and CRCs, आप सबको पता होगा. We have got around 9 national institutes and around 21 CRCs have been approved by the national institutes for functioning. And ये जो CRCs, they have been established as an extended arm of national institutes. और आप इसका मकसद देख सकते हैं कि the main objectives of CRCs are to provide rehabilitation services to all categories of persons with disabilities, to train rehabilitation professionals, and to undertake programs for education and skill development for persons with disabilities. और हमारा एक और मेन मकसद रहता है तो पूरा जागरूकता करना जो भी प्रोफेशनल हो एंड पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज को. एंड आप देखते होंगे कि थ्रू आउट दिस कोविड लॉकडाउन पीरियड एंड व्हेनेवर देयर इज एनी प्रॉब्लम दैट पर्सन्स कैन नॉट बी वेलकम टू सीआरसी विद बोथ हैंड्स, हम लोग प्रोग्राम करते रहते हैं. So as part of continuation of that particular program, today we have got this particular webinar on yearly identification and intervention for children with special needs. And we all know that जो brain का development सबसे तेजी में up to 5 to 6 years होता है. And the disturbing part about the statistics is that 1 in every 8 children, it has got some kind of retarded or a slow brain development. कभी कभी क्या हो जाता है कि ये brain development बाकी टाइम पे या थोड़ा सा लेट होने के बाद वो तेजी से बढ़ के these children they become normal and they become equal in parts along with their peers. पर कभी कभी क्या होता है कि this development it gets somewhat retarded.
तो हमारा मकसद ये रहता है कि टू आइडेंटिफाई दोज चिल्ड्रंस and to give them special training. So there is a study which says that any and we all know that for children with special needs it has to be identified yearly. जो भी speech and hearing का जो problem है, studies have shown that those children that who have been identified yearly, these children they have a better prognosis. पर मोटा डिसऑर्डर्स हो गए हैं और बाकी डिसऑर्डर्स के लिए ये डिसऑर्डर्स है, ये ग्रोथ है, इट हैज नॉट बीन प्रूव्ड दैट इफेक्टिवली. एंड this yearly identification or intervention or just retarded growth, yes, ऐसे नहीं कि सिर्फ स्पीच एंड हियरिंग और इसमें होता है, फिजिकल डेवलपमेंट में होता है. इट कैन अकर इन ऑल स्फीयर्स. इट कैन अकर इन कॉग्निशन, इट कैन अकर इन लर्निंग डिसेबिलिटी, so it can occur in any spheres. So the idea of yearly intervention is to identify these children at a very early age, those children who are at a risk of developing any kind of disability, and to give them intervention. और intervention कैसे होता है? The intervention basically is intended so that the child can use maximum effort and he can or she can train on her own. तो हम लोग यही आशा करते हैं कि at the end of today's program the we will be able to give some insights about how to yearly identify children who are at developing risk of developing any problems, and the simple interventions by which these problems can be mitigated. I once again thank everyone for joining in this webinar, and I request Mr. Nagesh Pandey to further carry forward this program. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद सर. निश्चित ही आप सभी का आशीर्वचन हमारे इन कार्यक्रमों की उच्चता और श्रेष्ठता को स्थापित करने एवं निरंतरता से कार्यक्रमों को सभी के बीच लाने के लिए एक आशीर्वचनीय भाव और एक निर्देशन के रूप में हम सभी को प्राप्त होता है. अब वह समय है कि हम अपने कार्यक्रम के मुख्य वक्ता आज की आदरणीय तरुश्री तारिका मैम, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, आपने बैचलर की डिग्री NIPPTU दिल्ली से प्राप्त की. आपने मास्टर्स SB निर्तार उड़ीसा से पूर्ण किया. आप विभिन्न प्रकार के विशिष्टताओं से, जिसमें ऑटिज्म, सेरेब्रल पॉल्सी, SLD, ADHD, हैंड इंजरीज, स्पाइना बायोफिडा, DD, MD एंड वेरियस एडल्टहुड कंडीशन पर आपने अपनी विशेषज्ञता को धारित किया. क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के रूप में आप बृहद भावों से और बृहद उपकरणात्मक भावों से वैशिष्टता को प्राप्त की है. आपने विभिन्न प्रकार के CRE प्रोग्रामों में, वेबिनार्स में, प्रशिक्षणात्मक कार्यक्रमों में, क्षमतावर्धन कार्यक्रमों में एज ए वक्ता के रूप में अपनी वैशिष्टता को प्रदान किया है. वर्तमान समय में आप अर्ली इंटरवेंशन सेंटर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, विजुअल डिसेबिलिटी, देहरादून में आप अपनी सेवाएं दे रही हैं. ऐसी विशिष्टता को प्राप्त तरुश्री त्रिखा मैम को मैं सादर आमंत्रित करता हूं कि आप आए और अपनी विशेषज्ञता हमारे बीच रखें. त्रिखा मैम. धन्यवाद सर, धन्यवाद. सबसे पहले मैं हिमांशु सर, रमेश सर, नागेश सर, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद. आपने मुझे मौका दिया कि मैं अपने विचार व्यक्त कर पाऊँ इस टॉपिक के ऊपर. तो सर ज्यादा समय ना वेस्ट करते हुए मैं अपनी प्रेजेंटेशन स्टार्ट करती हूँ. श्योर मैम, श्योर. सर मेरी स्क्रीन विजिबल है आपको? यस यस यस. जैसे कि गणेश सर ऑलरेडी आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुके हैं थोड़ा बहुत हमारे अर्ली आइडेंटिफिकेशन और इंटरवेंशन के बारे में कि क्यों ये ज़रूरी हो सकता है या ये क्या है. मैं आपको थोड़ा सा और इंसाइट या थोड़ी और जानकारी इसके बारे में दे देती हूँ कि अर्ली आइडेंटिफिकेशन, अर्ली इंटरवेंशन क्या है.
बेसिकली ये 2 स्टेप का प्रोसेस है, जिसमें पहले तो हमें आइडेंटिफाई करना है ऐसे बच्चों को जो कि किसी भी प्रकार से डिले चल रहे हैं, उनकी डेवलपमेंट किसी भी प्रकार की हो सकती है, फिजिकल या मेंटल, किसी भी प्रकार से। फिजिकल डेवलपमेंट कैसे हो सकती है? जब बच्चा होता है वो अपनी गर्दन संभालता है, बैठना सीखता है, चलना सीखता है, भागना सीखता है, तो उसकी डेवलपमेंट हो रही है। मानसिक डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? बच्चा सबसे पहले कलर्स का नाम सीखेगा, अल्फाबेट सीखेगा, नंबर सीखेगा, ऐसे वो धीरे धीरे उसकी मानसिक विकास होता है। बोलने में उसका विकास होता है, बच्चा पहले सिर्फ माँ बा कुछ शब्द बोलता है, धीरे धीरे वो सेंटेंसेस बनाना सीखता है, धीरे धीरे उसकी वोकैबुलरी इंक्रीज होती है, वो बोलना सीखता है अच्छे से। तो बच्चे की जो डेवलपमेंट है, अगर किसी भी प्रकार से वो रुकी हुई है या रिस्क पे है या खतरे में है कि नहीं डेवलप कर रहा है बच्चा, या बच्चे के अंदर पहले से कोई भी डिसेबिलिटी प्रेजेंट है। कई बार क्या होता है, बच्चे के अंदर डिसेबिलिटीज जन्म से ही होती है, तो ऐसी कोई चीज बच्चे के अंदर है जो कि उसकी डेली फंक्शनिंग को इफेक्ट कर रही है। डेली फंक्शनिंग में हम कुछ भी ले सकते हैं, उसका खाना पीना, बोलना, नहाना, ब्रश करना, चलना, कुछ भी उसको इफेक्ट कर रही हैं। पहले तो हमारा सबसे पहला काम रहता है उनको आइडेंटिफाई करना, उनको पहचान करना, उनके अर्ली साइन सिम्टम्स को पहचानना, ताकि हम उसके ऊपर आगे काम कर सके। अब दूसरा स्टेप ये रहता है कि उसको पहचानने के बाद हमें स्पेशल इंटरवेंशन सर्विसेज देनी है उस बच्चे को, उसका पढ़ाई लिखाई में अलग से स्पेशल सर्विसेज देकर विकास करना है, उसको सपोर्ट करना है ताकि वो अपनी ग्रोथ को कर पाए, वो डेवलप हो पाए। कई बार क्या होता है, बच्चे जो रिस्क पे होते हैं, सिर्फ उनकी जल्दी पहचान हो जाती है, अगर उनको इंटरवेंशन मिल जाता है जल्दी से जल्दी, उनको वो सेवाएं उपलब्ध हो जाती हैं जो इनको चाहिए होती है विकास के लिए, तो वो एक नॉर्मल बच्चे की तरह ही डेवलप करते हैं आगे जाके। अगर कोई डिसेबिलिटी में हम इंटरवेंशन देते हैं तो वो उस डिसेबिलिटी का इम्पैक्ट आगे जाके कम हो जाता है। तो बेसिकली हमारा अर्ली आइडेंटिफिकेशन इंटरवेंशन ये 2 स्टेप का प्रोसेस है। इसी 2 स्टेप के अंदर हमें उस बच्चे का पूरा विकास करना होता है। अब इस अर्ली आइडेंटिफिकेशन इंटरवेंशन की क्यों जरूरत है? हम बाद में भी तो उसका इलाज करवा सकते हैं या इंटरवेंशन दे सकते हैं, उसके अंदर रिहैबिलिटेशन कर सकते हैं, पर हम अर्ली के ऊपर इतना फोकस क्यों कर रहे हैं? गणेश सर ने अभी बताया कि हमारा जो ब्रेन मानसिक विकास है, हमारे दिमाग का विकास जो है वो 90% तक 3 साल की उम्र तक हो जाता है, और 6 साल की उम्र तक वो लगभग 99% तक हमारा पहुंच जाता है जो हमारे ब्रेन का विकास है। तो क्यों ना हम इसी डेवलपिंग एज में, इसी पीरियड में अगर हम बच्चे के अंदर इंटरवेंशन दे रहे हैं, उसकी सहायता कर रहे हैं, तो उसका वो विकास बहुत हद तक सही दिशा में बढ़ सकता है। इसीलिए अर्ली आइडेंटिफिकेशन और इंटरवेंशन इतना जरूरी है। अब जो बच्चे एट रिस्क होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कई बार अगर हम उनको सही समय पे इंटरवेंशन दे दें तो वो आगे जाके डिसेबिलिटी नहीं बनती है, हम उस चीज को रोक सकते हैं वहीं पे, वो डिसेबिलिटी का रूप नहीं लेते आगे जाके। साथ ही डिसेबिलिटी एक हमारे पूरे देश में इकोनॉमी पे एक अलग सा खर्चा, अलग सा बर्डन डालती है, तो उस बर्डन को रोकने के लिए हमारा अर्ली आइडेंटिफिकेशन इंटरवेंशन बहुत जरूरी है। ये एक पेरेंट सेंट्रिक कोलैबोरेशन होता है। इसके अंदर हम हमारे जो पेरेंट्स होते हैं बच्चों के, उनको भी एम्पावर करते हैं, उनको भी सिखाते हैं, उनको भी हम मदद लेकर उन्हीं के बच्चों के लिए डेवलपमेंट और ग्रोथ का तरीके ढूंढते हैं। हमारे हेल्थ केयर सेंटर्स और रिहैबिलिटेशन इंस्टीट्यूट्स जितने भी हैं वो सब मिलकर इसमें काम करते हैं, ताकि जितने से जितने बच्चों को हम अर्ली इंटरवेंशन दे पाएं और अपनी जो हमारे देश का बर्डन है कहीं ना कहीं डिसेबिलिटी का, उसको रोक पाए, उसको कम कर पाए। आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा, इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब हमारे जो एजुकेशन लॉज इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं उसके अंदर ये कहा गया है कि हर बच्चे को पढ़ने का अधिकार है, कोई भी बच्चा कैसा भी हो उसको पढ़ाई से नहीं रोका जा सकता। तो इंक्लूसिव एजुकेशन में हमारा यही मोटिव है कि हर बच्चा पढ़े, चाहे वो डिसेबल्ड हो चाहे वो डिसेबल्ड ना हो। तो इस इंक्लूसिव एजुकेशन को और बढ़ाने के लिए हमें अर्ली आइडेंटिफिकेशन और इंटरवेंशन देना बहुत जरूरी है, ताकि वो बच्चा अपने एजुकेशन की तरफ भी ध्यान दे पाए। इस अर्ली आइडेंटिफिकेशन इंटरवेंशन से हमारी जो सीवियरिटी होती है डिसेबिलिटी, अगर किसी बच्चे को डिसेबिलिटी है भी, यदि उससे जन्म से कोई डिसेबिलिटी है,
अगर हम उसका अर्ली इंटरवेंशन करेंगे, उस डिसेबिलिटी का इम्पैक्ट बहुत कम हो जाएगा। वो बच्चा कहीं ना कहीं अपनी नियर टू नॉर्मल लाइफ जी पाएगा। साथ ही साथ उसकी कोई भी सेकेंडरी डिसेबिलिटी जो हो सकती है, जैसे बच्चा को कोई डिसेबिलिटी है, सेरिब्रल पाल्सी अगर आपने सुना हो, बच्चा चल नहीं पा रहा है, तो बच्चा चल नहीं पा रहा है इसकी वजह से वो स्कूल नहीं जा पाएगा, स्कूल नहीं जा पाएगा तो पढ़ नहीं पाएगा, पढ़ नहीं पाएगा तो उसका मानसिक विकास कहीं ना कहीं रुक जाएगा, या उसके काम करने की क्षमता कहीं ना कहीं रुक जाएगी, तो वो सेकेंडरी डिसेबिलिटीज का रूप ले सकती है उसकी लाइफ में। तो अर्ली इंटरवेंशन से हम उस चीज को भी रोक सकते हैं। साथ में कोई भी एसोसिएटिव कंडीशन हो सकती है, बच्चे चल नहीं सकता है तो सारे दिन बैठा रहेगा तो उसकी जो मसल्स हैं वो कमजोर हो सकती है क्योंकि वो काम नहीं कर रहा है अपने शरीर के मुताबिक। तो कोई भी एसोसिएटेड कंडीशन या बीमारी अगर होगी तो वो भी कम हो सकती है। साथ ही साथ हम पेरेंट्स को, जो ऐसे बच्चों के माँ बाप होंगे, ऐसे पेरेंट्स होंगे, उन लोगों को हम एम्पावर करेंगे, उनको इससे कोप अप करने का हम तरीका सिखाएंगे, उनकी काउंसलिंग करेंगे ताकि वो अपने बच्चे को आगे चलकर संभाल सकें, अपने बच्चे की कंडीशन को वो अपना सकें और उस चीज को वो इम्प्रूव कर सकें। पेरेंट्स की काउंसलिंग, पेरेंट्स को एम्पावर करना बहुत बड़ा मोटिव रहता है हमारे अर्ली इंटरवेंशन में। साथ ही साथ हम अपना इंक्लूजन को भी प्रमोट करते हैं। अर्ली आइडेंटिफिकेशन कौन कौन कर सकता है? अर्ली आइडेंटिफिकेशन सबसे पहले तो हमारे डॉक्टर्स, नर्सेज, रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल, जिसमें कि फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, हमारे सब लोग आते हैं रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल्स में। कहाँ कहाँ पर हो सकता है? हॉस्पिटल्स में हो सकता है, क्लिनिक्स में हो सकता है, रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में हो सकता है। हमारे बच्चों के माँ बाप ही खुद आइडेंटिफाई कर सकते हैं कुछ साइन सिम्टम्स, हमारे पड़ोसी लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स कर सकते हैं, फ्रेंड्स कर सकते हैं, स्कूल के टीचर्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं अगर बच्चे में कोई अर्ली साइन आ रहा है किसी भी दिक्कत का। आंगनवाड़ी वर्कर्स होते हैं गांव में, वो लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, किंडरगार्टन के टीचर्स कर सकते हैं, एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स कर सकते हैं। तो कोई भी इंसान, अगर आप लोग बच्चे को ढंग से ऑब्जर्व करें, उसके बिहेवियर को देखें, अभी मैं आपको आगे कुछ साइन सिम्टम्स बताऊंगी ऐसे कॉमन जो आपको बच्चों में देखने चाहिए। अगर आपको वैसा दिख रहा है तो जरूर आपको जाकर किसी रिहैबिलिटेशन सेंटर में या किसी प्रोफेशनल से कंसल्ट करना चाहिए। तो ऐसे कोई भी इंसान अगर बच्चे को ऑब्जर्व कर रहा है, उसमें कोई भी साइन एंड सिम्टम ऑब्जर्व कर रहा है, तो वो उसको आइडेंटिफाई कर सकता है और उसको और पक्का करने के लिए, उसका पता लगाने के लिए, जांच करवाने के लिए किसी भी रिहैबिलिटेशन सेंटर में ले जाया जा सकता है। गवर्नमेंट ने अब हर जगह अर्ली इंटरवेंशन सेंटर्स की सुविधा उपलब्ध करा दी है, जहाँ पे ये सुविधाएं उपलब्ध हैं कि आप अपने बच्चे को जाके दिखवा सकते हैं। अब हम देखते हैं हमारा इंडिया में RPWD एक्ट, राइट्स टू पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016, इसके अंदर सरकार ने 21 तरह की डिसेबिलिटी को आइडेंटिफाई किया है। उन 21 तरह की डिसेबिलिटी में सबसे पहले आती है लोकोमोटर डिसेबिलिटी, सेरिब्रल पैल्सी, डॉर्फिज्म, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, एसिड अटैक विक्टिम्स। फिर हमारी आती है हेयरिंग इम्पेयरमेंट, डेफ या फिर हार्ड ऑफ हेयरिंग। स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी आती है, बोलने में दिक्कत होती है जिनको। विजुअल इम्पेयरमेंट्स जैसे कि ब्लाइंडनेस और लो विजन होती है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है जिसमें हम ऑटिज्म और SLD, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी को कंसिडर करते हैं। ब्लड डिसऑर्डर्स है इसके अंदर, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, सिकल सेल डिसीज। फिर हमारी आती है मल्टीपल डिसेबिलिटीज। तो हमारे इस एक्ट में, इंडियन गवर्नमेंट के एक्ट में, इन 21 डिसेबिलिटीज को सरकार ने पहचाना है और इस डिसेबिलिटी में अगर कोई भी इंसान या व्यक्ति फॉल करता है, इस डिसेबिलिटी के अंदर अगर वो अंतर्गत आता है, तो उसको विभिन्न प्रकार के बेनिफिट्स और छूट मिलती है बहुत सारी सरकारी चीजों में। जॉब रिजर्वेशंस होती हैं उसके लिए, एजुकेशनल रिजर्वेशंस होती हैं, बहुत सारी सुविधाएं सरकार ने अवेलेबल करवा रखी है अगर कोई भी व्यक्ति इन डिसेबिलिटीज के अंदर फॉल करता है। इन डिसेबिलिटीज के अंदर पर ऑफ कोर्स डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट करवाना, सर्टिफिकेशन बहुत जरूरी है। वो आपके किसी भी आपके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाकर ही आप लोग वहां से सर्टिफिकेट करवाकर बाकी सरकार की सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे कुछ अर्ली आइडेंटिफिकेशन साइंस की, जो हमें हर बच्चे में कहीं ना कहीं देखने चाहिए। अगर हम उनको देखेंगे तो हम उनको आइडेंटिफाई कर पाएंगे ऐसे बच्चों को जिनमें कोई भी दिक्कत हो रही होगी।
और सेकंड स्टेप हमारा क्या है, अगर हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं किसी भी चीज को, सेकंड स्टेप में हमें उस बच्चे को किसी भी रिहैबिलिटेशन सेंटर में, हमारे नियरेस्ट हेल्थ सेंटर में लेकर जाना है और उसका एक कंप्लीट असेसमेंट कराना है, ये पता लगाने के लिए कि क्या बच्चे को कोई दिक्कत हो रही है। मोटर साइंस, अगर हम मोटर साइंस की बात करें, सबसे पहले मोटर मतलब चलने फिरना, हाथ यूज करना, पैर यूज करना, ऐसे हमारे फिजिकल साइंस बेसिकली। अगर बच्चा बार बार गिर रहा है, उसको चलने में दिक्कत हो रही है, उसको जमीन से खड़े होने में खुद दिक्कत हो रही है, या उसकी मांसपेशियां बहुत ज्यादा ढीली पड़ी हुई हैं, बहुत ज्यादा टाइट पड़ी हुई हैं, या उसके हाथ या पैर थोड़े टेढ़े हैं, किसी नॉर्मल ना हो कि किसी अलग पोजीशन में है, टेढ़ेपन है उनमें, उसको भागने में दिक्कत है, उसको कूदने में दिक्कत है, या वो ऊपर चढ़ नहीं पाता है, उसको बहुत ज्यादा सहारा लेना पड़ रहा है, वो कोई भी सामान अपने हाथ से पकड़ नहीं पाता है या छोड़ नहीं पाता है, ऐसे तरीके के मोटर साइंस होते हैं जो हमारे फिजिकल साइंस हम किसी भी बच्चे में अगर ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हमें उसे एक इंडिकेशन मानना चाहिए कि हाँ, बच्चे में कहीं ना कहीं कोई दिक्कत हो रही है, ये अर्ली साइन है हमारे। विजन में अगर विजन के साइंस क्या हो सकते हैं जो हमें देखने चाहिए, आंखें लाल होना, आंखों से ज्यादा पानी आना, आंखों से थोड़ा धुंधला दिखना, या बात करते वक्त आंखों में आंखें देखकर बात ना करना। छोटे बच्चों में क्या होता है, जनरली खाना खिलाने के टाइम पे बच्चे आंखों में देखते हैं मम्मी की, तो ऐसे टाइम पे अगर वो आंखों में नहीं देख रहे हैं, मम्मी से या पापा से बात नहीं कर रहे हैं, इधर उधर देखते हैं, आंखों में देख के बातें नहीं कर पा रहे हैं, अपने ही हाथों से खेलना, अपने आंखों के सामने हाथ हिलाते रहना, अपने पैरों से खेलते रहना, या फिर कोई खिलौना अगर बच्चे को दिया जाए, बच्चे खिलौने से सबसे ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, पर अगर बच्चे को खिलौना दिया जा रहा है और वो उसकी तरफ हाथ बढ़ा के उसको ना ले, उसकी तरफ रिस्पॉन्ड ही ना करे, या बच्चा बार बार चलते चलते गिर जाए, बार बार चीजों से टकराने लग जाए, या बिल्कुल अंधेरे में, मैं मानती हूँ कि हम लोग भी देख नहीं सकते, पर अंधेरे में हम चीजों से टकराते नहीं है, हमें थोड़ा हल्का दिखता है अंधेरे में भी, पर अगर बच्चा वो चीज नहीं कर पा रहा है, अंधेरे में नहीं देख पा रहा है, तो हमें उसको भी एक अर्ली साइन मानना चाहिए कि हाँ, उसकी विजन में प्रॉब्लम हो सकती है, क्या पता। हेयरिंग से, सुनने से रिलेटेड अगर हम कुछ अर्ली साइंस की बात करें तो ये रहेगा कि अगर हम बच्चे को आवाज लगा रहे हैं या कहीं से कोई आवाज हो रही है तो बच्चा उसकी तरफ मुड़ के ना देखे, उस तरफ अपना सर ना घुमाए, या बच्चा अगर बोल रहा, मतलब बैबलिंग करना शुरू करता है बच्चा, सबसे पहले मामा, बाबा, मम्मा, ऐसे ऐसे शब्द बोलता है बच्चा, तो 8 से 12 महीने के अंदर ये सब उसको कर लेना चाहिए, पर अगर वो ऐसा नहीं कर रहा है तो दिक्कत हो सकती है उस चीज में। 12 महीने का जो बच्चा होता है वो इतने सिंपल इंस्ट्रक्शन समझ जाता है कि अगर हम उसे बोले आ जा, जा, बाय, अगर वो ऐसे इंस्ट्रक्शन नहीं समझ पा रहा है, या बच्चा जो भी बोल रहा है वो दूसरे लोग समझ नहीं पा रहे हैं, दूसरे लोगों की समझ में नहीं आ रहा है वो कि क्या बोलना चाहता है, उसकी भाषा दूसरे लोगों को समझ नहीं आ रही है, या बच्चा अपने नाम पर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, या सुन नहीं रहा है, जवाब नहीं दे रहा है। 3 साल का बच्चा जनरली बोलने लग जाता है पूरे पूरे सेंटेंसेस। 3 साल तक अभी तक बच्चे ने अगर बोलना स्टार्ट नहीं किया है, और बच्चा क्या है, ज्यादातर बोलने से पहले बच्चा अपनी जो नीड्स है, जो भी उसको चाहिए होता है, वो इशारों से बताता है कि मुझे वो चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे दे दो, या अपने मम्मी को खींच कर लेकर जाता है किसी चीज के पास, तो ये गेस्चर्स बच्चा दिखाता है अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए। अगर बच्चा ये सब चीजें नहीं कर रहा है, या बच्चे के कान में बार बार इन्फेक्शन हो रहा है या कुछ डिस्चार्ज निकल रहा है उसके कान से, तो हमें जरूर कंसीडर करना चाहिए। ये सारे जो पॉइंट्स हैं वो किसी और डिसेबिलिटी के लिए या किसी और कंडीशन के लिए भी हो सकते हैं, पर ये हेयरिंग इम्पेयरमेंट की वजह से भी हो सकते हैं। तो हमें बस इन अर्ली साइंस पे ऊपर ध्यान रखना है, देखना है कि बच्चा ये सब कर पा रहा है अपने एज के अकॉर्डिंग या नहीं कर पा रहा है। रिसेप्टिव लैंग्वेज और एक्सप्रेसिव लैंग्वेज मतलब बोलने की और अपने आप को जताने की लैंग्वेज एक होती है। तो इसमें क्या हमें देखना चाहिए कि बच्चा अगर स्मॉल रिक्वेस्ट को कि बाय बोलो बेटा, हेलो बोलो, ऐसी रिक्वेस्ट को पूरा नहीं कर रहा है या ऐसे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, अपने गेस्चर से कम्युनिकेट नहीं कर रहा है, या हाँ ना के सिंपल क्वेश्चंस आंसर भी नहीं कर पा रहा है। बच्चे क्या होते हैं, छोटी छोटी वर्ड्स यूज करते हैं अपने आप को बताने के लिए, जैसे भूख लगे तो बोलते हैं मम्मा भूख, मम्मा पानी, वो पूरा पूरा सेंटेंस नहीं बोल पाते हैं, पर वो अर्ली एजेस में इतनी इतनी छोटी छोटी टेलीग्राफिक स्पीच यूज करते हैं।
अगर बच्चा ये भी यूज नहीं कर पा रहा है, या फिर बच्चे जो होते हैं 1-2 स्टेप के डायरेक्शंस फॉलो कर लेते हैं बहुत आराम से, हमने उनको बोला फोन लाके दो या पापा के पास चाबी लेकर जाओ, ऐसे छोटे छोटे इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो बच्चे आराम से फॉलो कर लेते हैं। पर अगर वो ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो हमें उसको एक अर्ली साइन जरूर समझना चाहिए कि बच्चे को कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत हो रही है। अब इसके बाद हम कुछ डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस की बात करेंगे कि उन डिफरेंट कंडीशंस में या उन डिफरेंट चीजों में क्या साइंस हो सकते हैं स्पेसिफिकली जो हमें देखने चाहिए बच्चों के अंदर। सबसे पहले तो बिहेवियरल चैलेंजेस होते हैं, बिहेवियरल प्रॉब्लम्स भी बच्चों में बहुत ज्यादा हो सकती है। कई बच्चे होते हैं जो बहुत हाइपर एक्टिव होते हैं, एक जगह उनको टिक के नहीं बैठना होता है, हमेशा भागना होता है, सामान तोड़ना होता है, इसका सामान छेड़ना है, उसका सामान छेड़ना है। वो अपना एम्पैथी, अपने इमोशंस शो नहीं कर पाते हैं, वो मार लेते हैं, दूसरों को मार देते हैं, उनको बुरा भी नहीं लगता कि उन्होंने किसी को मार दिया। शेयर नहीं करते हैं अपना सामान। हमें हमारा शेयरिंग एक हमारा मोरल डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। हम स्कूल में शेयरिंग सीखते हैं, हमें बचपन से सिखाया जाता है, सिबलिंग्स के साथ हम शेयरिंग करते हैं, तो शेयरिंग करना एक बहुत मॉरल डेवलपमेंट के लिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो ऐसे बिहेवियरल प्रॉब्लम्स अगर बच्चे को है तो उसके अंदर वो शेयरिंग नहीं कर पाएगा, उसका आई कांटेक्ट पूर होगा, आंखों में देखकर वो बातें नहीं करेगा, सोशल रिलेशनशिप्स मेंटेन नहीं कर पाएगा, दोस्त नहीं बना पाएगा, सबको मारकर आ जाएगा, सबसे गुस्सा करेगा, चिड़चिड़ा रहेगा, एग्रेशन में रहेगा, किसी को भी हिट कर देगा, धक्का मार देगा, सामान तोड़ सकता है, उसका टॉयलेट कंट्रोल में प्रॉब्लम हो सकती है कि अपना उसको पता है वॉशरूम जाना है, उसको टॉयलेट जाना है, बट फिर भी वो कंट्रोल नहीं करेगा, जानबूझ के कपड़ों में कर देगा। अपने आप को भी हार्म कर सकता है, अपना सर दीवार पे मारना, जमीन पे मारना, या अपना हाथ, अपने हाथ को काटना। कई बच्चों की आदत होती है वो अपने अंगूठे को काटते हैं, चूसते हैं, काटते रहते हैं, या फिर वो अटेंशन नहीं देंगे किसी भी चीज में, इधर उधर उनका ध्यान रहेगा। तो ऐसे बहुत सारे बिहेवियरल प्रॉब्लम्स बच्चों में आ सकते हैं। ये बिहेवियरल प्रॉब्लम्स किसी डिसेबिलिटी की वजह से भी आ सकते हैं, या साइकोलॉजिकली भी उन बिहेवियर प्रॉब्लम्स बच्चों में डेवलप हो जाते हैं उनके किसी इन्वायरमेंट की वजह से या किसी भी सिचुएशन की वजह से। तो इन साइन सिम्टम्स को अगर बच्चा कोई इतने साइन सिम्टम्स शो कर रहा है बिहेवियर वाइज, तो डेफिनेटली उसको अर्ली इंटरवेंशन की जरूरत है, वो अर्ली साइंस शो कर रहा है। सेरिब्रल पाल्सी पहले मैं बता दूं कि क्या होता है। बेसिकली सेरिब्रल पाल्सी एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है, और ये जन्म के टाइम होती है। जन्म के टाइम जब बच्चा रोता नहीं है पैदा होने के बाद, तो उसमें कहीं ना कहीं ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। उस कमी की वजह से उसकी ब्रेन का जो कुछ पार्ट होता है वो डैमेज हो जाता है। हालांकि ये डैमेज हुआ पार्ट आगे बढ़ता नहीं है, वो उतना ही डैमेज रहता है, पर जितना पार्ट डैमेज हो गया है उस वजह से हमारी बॉडी पर असर पड़ता है। हो सकता है कि उसके जो हाथ पैर हैं वो टाइट हो जाए, उसकी मांसपेशियां ज्यादा टाइट हो जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि वो बहुत ज्यादा ढीली पड़ जाए। तो बच्चे को क्या क्या दिक्कत आ सकती है, आपको क्या साइंस इसमें नोटिस करने हैं या क्या सिम्टम्स उसमें आएंगे। सबसे पहले तो बच्चा की वीकनेस हो सकती है, किसी भी एक पैर में, या एक से ज्यादा, 2 में, 3 में, चारों में भी हो सकती है। उसके पैर में वीकनेस हो सकती है, हाथों में वीकनेस हो सकती है, उसकी मांसपेशियां टाइट हो सकती है, अकड़ी हुई हो सकती है, उसके मुंह से थूक निकल रहा हो सकता है कि उसको खाना गटकने में, जो हम आराम से अपना खाना गटक लेते हैं, उस चीज को करने में उसको दिक्कत हो, उसको बोलने में दिक्कत हो सकती है। साथ ही साथ उसकी जितनी भी डेवलपमेंट होगी, जैसे बच्चा गर्दन संभालता है, फिर उठना सीखता है, फिर बैठना सीखता है, चलना सीखता है, दौड़ना सीखता है, तो बच्चा नहीं कर पाता ये सारी चीजें, वो सब डिले हो जाती है। क्या पता वो 4 साल का हो जाए और तब वो जाके कहीं बैठना सीखे। तो ये डेवलपमेंट जो है उसकी कहीं ना कहीं डिले हो जाती है, उसकी गर्दन के कंट्रोल में डिले हो सकता है। वो अपनी डेली एक्टिविटीज, जो कि बच्चा 3 साल का बच्चा आराम से ब्रश कर सकता है, अपने कपड़े पहन सकता है, इधर उधर जा सकता है, ये सारी एक्टिविटीज सेरिब्रल पाल्सी के बच्चे में वो नहीं कर पाता है, नहीं लिख पाएगा, ना ही वो ब्रश पकड़ के ब्रश कर पाएगा। तो ये सारे साइन सिम्टम्स आपको कहीं ना कहीं सेरिब्रल पाल्सी में के बच्चों में दिखेंगे, और अगर आपको किसी बच्चे में दिख रहे हैं ऐसे, तो आपको जरूर उसको अर्ली इंटरवेंशन सेंटर पे ले जाकर उसका असेसमेंट या चेकअप कराना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी की, SLD हम इसको जनरली बोलते हैं, इसके अंदर क्या होता है, ये भी एक न्यूरोलॉजिकल एसोसिएटेड कंडीशन ही है। इसके अंदर क्या होता है,
हमारे जो पढ़ने लिखने की एबिलिटीज होती हैं उसके अंदर कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ जाता है। बच्चा क्या होगा, क्या साइंस आपको नोटिस करने चाहिए किसी भी बच्चे के अंदर? अगर ऐसा बच्चे के अंदर हो रहा हो सकता है, बच्चा कभी कभी बहुत धीरे पढ़ेगा या बहुत धीरे लिखेगा, उसकी राइटिंग की स्पीड बहुत कम होगी, उसको ब्लैक बोर्ड से कॉपी करने में बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। टीचर की बात वो सुन तो रहा होगा पर वो एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, उसको समझ नहीं आएगा, उसकी हैंडराइटिंग बहुत पुअर रहेगी, उसको कई कई बार डिफिकल्टी होगी कुछ भी मतलब समझने में। किसी कोई डिफिकल्ट वर्ड आ जाएगा अगर, तो उसको उसकी स्पेलिंग लिखने में प्रॉब्लम होगी या वो उसको पढ़ नहीं पाएगा। ग्रामर में उसको दिक्कत हो सकती है, कहाँ फुल स्टॉप लगाना है, कहाँ कॉमा लगाना है, उसको नहीं समझ में आएगा। कहाँ हिंदी की बात करें तो कहाँ पूर्ण विराम लगाना है, कहाँ चंद्र बिंदु बनाना है, वो नहीं समझ पाएगा इन चीजों को। वो अपने आप को ऑर्गेनाइज करने में उसको दिक्कत रहेगी, मतलब वो बहुत मेसी सा रहेगा, उसको अपना स्कूल का बैग पैक करना नहीं आएगा, वो अपनी टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अपने आप को अपने स्कूल का बैग पैक नहीं कर पाएगा, बहुत डिसऑर्गेनाइज रहेगा। हो सकता है कि उसको डायरेक्शन समझ में ना आएगी, लेफ्ट कौन सा है, राइट कौन सा है, ऊपर कौन सा है, नीचे कौन सा है। कई कई बार लिखने में वो रिवर्स कर देगा, जैसे पी को क्यू बना देगा, यू को वी बना देगा, डब्ल्यू को एम बना देगा, तो हो सकता है एम को डब्ल्यू बना दे, तो ऐसे लेटर्स या वर्ड्स को वो रिवर्स कर देगा। पढ़ने में भी वो उल्टा पढ़ सकते हैं, जैसे 49 लिखा है तो 94 पढ़ेगा, उसको उल्टा पढ़ेगा। मैथ्स में उसको दिक्कत आ सकती है, प्लस माइनस के साइन उसको समझ में ना आए, क्या पता डिवीजन मल्टीप्लिकेशन उसको साइन समझ में ना आए। तो ऐसी अगर दिक्कतें आपको बच्चे के अंदर लग रही हैं, बच्चा स्कूल जा रहा है, पढ़ पा रहा है, पर वो कहीं ना कहीं अपने एकेडमिक्स में सिर्फ फेल कर रहा है, बाकी चीजों में वो ठीक है, तो हमें स्पेसिफिक उसके इन साइंस के ऊपर ध्यान देना चाहिए, अर्ली साइंस के ऊपर, और तभी के तभी उसको इंटरवेंशन के लिए हमें किसी भी इंटरवेंशन सेंटर या रिहेबिलिटेशन सेंटर में रेफर करना चाहिए। फिर हम बात करें अगर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, आईडी हम इसको जनरली बोलते हैं। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी मतलब सिंपल शब्दों में अगर आपको मैं समझाऊं तो मानसिक विकास रुक जाना या मानसिक विकास ना होना। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक 5 साल का बच्चा है पर उसका मानसिक विकास नहीं हो रहा है, उसको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, तो उसका दिमाग कहीं ना कहीं 2 साल के बच्चे का या उससे भी पीछे 6 महीने के बच्चे का, वो डिपेंड करता है कितनी सिवियरिटी पे डिसेबिलिटी है। बड़ा तो वो हो रहा है, फिजिकली वो ग्रो करेगा, उम्र में वो ग्रो करेगा, पर उसका दिमाग उसकी उम्र के हिसाब से उतना बड़ा नहीं होगा। अब ये भी डिपेंड करता है कि कितनी सिवियरिटी से ये दिमाग पर असर कर रहा है, मतलब ग्रोथ कितनी सिवियरिटी से ये इफेक्ट कर रही है बच्चे को। तो इसके कुछ साइन सिम्टम्स या अर्ली बिहेवियर जो हमें बच्चे में नोटिस करनी चाहिए। जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है जन्म से पता लगा पाना थोड़ा मुश्किल है, पर हाँ जब 6 महीने का बच्चा होने लग जाता है तो धीरे 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 उसके अर्ली साइन सिम्टम्स दिखने लग जाते हैं। बच्चा क्या होगा, ज्यादातर अपने हाथों से खेलता रहेगा, वो किसी भी आवाज को ऊपर ध्यान नहीं देगा, या ज्यादा हंसता रहेगा, अपने में हंसता रहेगा, अपने में रहना ज्यादा पसंद करेगा। उसके जितने भी माइलस्टोन्स मैंने आपको बताया, गर्दन संभालना, उठ के बैठना, चलना, दौड़ना, ये सब जो माइलस्टोन्स हैं हमारे डेवलपमेंट के, सब पीछे हो जाएंगे, मतलब बहुत देरी में ये सब डेवलप होंगे। जो बच्चा ग्लास पकड़ के उठा के पानी पीने लग जाना चाहिए, वो ऐसी छोटे छोटे काम भी बहुत बहुत वक्त लगा के सीखेगा। टॉयलेट ट्रेनिंग उसको नहीं आएगी, लिमिटेड उसकी स्पीच रहेगी, कुछ कुछ शब्द ही बोल पाएगा, उसको समझ नहीं आएगा, अगर बोल भी रहा है तो वो क्लियर नहीं बोल पाएगा ज्यादातर। अगर हम उसको कोई भी कमांड देंगे कि बेटा इधर आओ या पानी ले आओ, वो ऐसे कमांड, छोटे छोटे कमांड्स को भी वो फॉलो नहीं कर पाएगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग सिचुएशंस या लॉजिकल थिंकिंग में हमारे सामने कोई भी मुसीबत आती है तो हम उसको किसी ना किसी तरीके से सॉल्व कर लेते हैं ना, दिमाग लगाकर। पर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के बच्चों में क्या होगा, कोई वो प्रॉब्लम सॉल्विंग करने की क्षमता उनकी कहीं ना कहीं लैक होती है, वो उस चीज को वो नहीं कर पाते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग। बिहेवियरल प्रॉब्लम जैसे मैंने अभी आपको पीछे बताई थी, अपने आप को मारना या एग्रेसिव रिस्पॉन्स दिखाना, ऐसी बिहेवियरल प्रॉब्लम्स उनके अंदर आ सकती हैं। खुद ही हंसते रहेंगे, सेल्फ स्माइलिंग, खुद ही को देख के हंस रहे हैं, दीवार को देखकर हंस रहे हैं, शीशे को देखकर हंस रहे हैं, और बहुत कंफ्यूज दिखेंगे आपको, वो उन्हें समझ नहीं आएगा कि मैं क्या करूं। तो ऐसे कुछ सिम्टम्स अगर आपको किसी बच्चे में दिख रहे हैं, साथ ही साथ वो अपनी एजुकेशन लेवल में भी बहुत पीछे चलेगा। आप बच्चे को चाहे मार लोगे, पीट लोगे, बोलोगे कि आपको उसको समझ नहीं आ रहा है, हम तो स्कूल भेज रहे हैं, बहुत को पढ़ाने की भी कोशिश करते हैं, पर फिर भी वो पढ़ नहीं रहा है, पढ़ ही नहीं पा रहा है,
तो उसकी पढ़ाई में भी वो पीछे रह जाएगा। ऐसे सिम्टम्स, ऐसे साइंस अगर आपको किसी बच्चे में दिख रहे हैं तो वो फिर आपको अर्ली साइंस के लिए इशारा कर रहे हैं। नेक्स्ट हम देखें ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ASD या ऑटिज्म इसको जनरली हम बोलते हैं। ऑटिज्म भी हमारी एक कंडीशन है जिसके अंदर न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है, जिसके अंदर बेसिकली बच्चे के अंदर 3 चीजें की गड़बड़ बोले या 3 चीजों में वो डिफरेंट बिहेवियर शो कर सकता है। पहला होता है सोशलाइजेशन, मतलब बच्चा दूसरे लोगों से मिलना पसंद नहीं करेगा, उसको सोशल होना, मिलना जुलना, मेल जोल करना बिल्कुल पसंद नहीं होगा। दूसरा उसका लिमिटेड इंटरेस्ट रहेगा कि अगर उसको कोई एक चीज पसंद है तो उसी चीज में रहेगा। कई बच्चे होते हैं जिनको गाड़ियां पसंद होती है, जिनको व्हील्स पसंद होते हैं, तो उनका इंटरेस्ट जो है बहुत लिमिटेड रहेगा, किसी चीजों में रहेगा, वो हर चीज में अपना इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे। तीसरा रहेगा कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम। कम्युनिकेशन मतलब वो अपनी बात बोल नहीं पाएंगे, वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। आंखों में देखकर बात करना, अपने आप को कम्युनिकेट करना, चाहे वो वर्बल हो चाहे नॉन वर्बल हो। वर्बल मतलब बोल के कम्युनिकेशन करना, नॉन वर्बल मतलब जो हम कहीं ना कहीं अपने फेशियल एक्सप्रेशन से, इशारों से कम्युनिकेशन करते हैं, वो कम्युनिकेशन जो होती है ऑटिज्म ASD में लैक करती है। तो ये 3 बेसिक ऑटिज्म के हमारे सिम्टम देखे गए हैं। इसके अंदर बहुत सारे साइंस होते हैं जो कि हम बच्चे में ऑब्जर्व करके, अर्ली साइंस ऑब्जर्व करके हम उसको इंटरवेंशन के लिए ले जा सकते हैं। कुछ साइंस ये रहेंगे कि वो आपकी आंखों में देखकर बात नहीं करेगा, लिमिटेड आई कांटेक्ट रहेगा, अपनी टेढ़ी मतलब आपको देखेगा भी तो टेढ़ी नजरों से देखेगा। उसका जो बोलने का तरीका होगा वो बहुत एटिपिकल होगा, मतलब तोड़ कर वर्ड बोलेगा, मुझे खाना चाहिए, मतलब एटिपिकल पैटर्न होगा। नॉर्मल आवाज में या नॉर्मल स्पीच वो नहीं बोल पाएगा। रिपीटेटिव बिहेवियर होगा। रिपीटेटिव बिहेवियर मतलब अगर सपोज लाइट के स्विच है तो बार बार उसको ऑन ऑफ करता रहेगा या चीजों को लाइन में लगाता रहेगा, ऐसा रिपीटेटिव बिहेवियर वो शो करेगा। फॉर एग्जाम्पल या फिर उसको अगर ABCD वो सीख गया है तो बार बार सिर्फ ABCD बोलता रहेगा, रिपीट करेगा वो अपने किसी भी बिहेवियर को। जिद्दी बना दिखा सकता है, अकेले खेलना ज्यादा पसंद करेगा, अपने टॉयज लेकर एक कोने में बैठ जाएगा और अकेले ही खेलना ज्यादा पसंद करेगा। उसके बहुत लिमिटेड फ्रेंड्स होंगे, वो फ्रेंड्स भी वही होंगे जो कि शायद उम्र में बड़े हों, जो उसको बहुत ज्यादा प्यार से रख रहे हो, उसको बड़े लोगों से ज्यादा वो फ्रेंडशिप करना ज्यादा पसंद करेगा और लिमिटेड ही उसके फ्रेंड्स रहेंगे, ज्यादा लोगों से वो मिलेगा ही नहीं बच्चा। डरा रहेगा सबसे, कि उसको सबसे डर लग रहा है। अपने टीचर्स से, अगर वो स्कूल जाने लग गया है तो अपने टीचर्स से बात करने में वो डरेगा, उनसे डिफिकल्टी होगी उसको कम्युनिकेशन करने में। क्लास के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेगा किसी भी एक्टिविटी के अंदर अपना। और अगर उसके ऊपर ज्यादा फोर्स डालते हैं, प्रेशर डालते हैं कोई भी बच्चा या उसको तंग कर रहा है, तो वो एक बहुत एग्रेसिव बिहेवियर शो कर सकता है बच्चा। वो दूसरे को मार के आ सकता है, बहुत ज्यादा हिट कर सकता है। अपने एक्सप्रेशन दिखाने में उसको डिफिकल्टी होगी, वो अपना गुस्सा, प्यार कुछ भी कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। कंट्रोलिंग में प्रॉब्लम होती है, अपने इमोशंस में, एक्सप्रेशन में प्रॉब्लम होती है। किसी भी जगह पर, क्वाइट प्लेसेस, शांत जगहों पे जाके छुपना ज्यादा पसंद करते हैं ऐसे बच्चे। अगर कोई एक्टिव एनवायरनमेंट है, शोर शराबे का, पार्क है, लाउड नॉइज हो रही है, म्यूजिक बज रहा है, तो वो ऐसे एनवायरनमेंट में डिस्टर्ब हो सकते हैं, उनको बिल्कुल पसंद नहीं आएगा ऐसी आवाज, या तेज आवाज, शोर मचाने जैसी आवाजें उनको पसंद नहीं आएंगी। अपनी जो उनकी चीजें होती हैं, अपनी पर्सनल चीजें, वो उनसे बहुत ज्यादा अटैच होते हैं, उनको शेयर करना बिल्कुल पसंद नहीं होता है। तो वो उनसे बहुत ज्यादा अटैच रहेंगे। अगर उनकी उस चीज को कुछ हो गया है, वो टूट गई है, कुछ हो जाए, तो वो बहुत ज्यादा अपसेट हो सकते हैं। हालांकि वो अपने इमोशन को शो नहीं करेंगे, बट एक डिफरेंट एग्रेसिव बिहेवियर में वो उनका इमोशन बदल सकता है। तो ऐसे अपने नाम को रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, नेम कॉल को, उनको बुलाता रहे कोई भी, उनका कान ठीक है, सब कुछ ठीक है, बट फिर भी वो रिस्पॉन्ड ही नहीं करेंगे अपने नाम को, इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें अपने अंदर ही रहना ज्यादा पसंद है। तो ऐसे कुछ अगर साइन सिम्टम्स आपको बच्चे के अंदर दिख रहे हैं तो आपको उसको आइडेंटिफाई करना चाहिए अर्ली स्टेज पर ही, ताकि उसका इंटरवेंशन जल्दी से जल्दी किया जा सके। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ADHD एक कंडीशन है, अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर। इसके अंदर क्या होता है, बच्चा अटेंशन नहीं दे पाता है, बच्चा एक जगह पे बैठ के एक काम नहीं कर पाता है। अगर हम पढ़ रहे हैं तो हम एटलीस्ट
पूरा अपना चैप्टर पढ़ के अपना होमवर्क करके उठते हैं, हम कंसंट्रेट करके एक काम कर पाते हैं। तो ADHD में, अटेंशन डेफिशिट में क्या होता है, बच्चा वो काम नहीं कर पाता है, वो जल्दी जल्दी किसी भी काम से दूसरे काम की तरफ शिफ्ट होता है, एक एक्टिविटी छोड़ के दूसरी एक्टिविटी पे जंप करता रहता है, कंसंट्रेशन टाइम उसका बहुत कम होता है, उसका बिहेवियरल प्रॉब्लम आ सकती है, आपको ऐसा लगेगा कि बच्चा बहुत रेस्टलेस हो रहा है, इधर उधर भाग रहा है या सीढ़ियों पे ऊपर नीचे जाना, उसको इंस्ट्रक्शन फॉलो करने में डिफिकल्टी होगी, वो नहीं करेगा इंस्ट्रक्शंस फॉलो, अपनी टर्न का वेट नहीं करेगा, अपनी बारी का इंतजार करेगा कोई भी गेम खेलने के लिए, और दूसरों को इंटरप्ट करेगा बार बार बीच में तंग करना। तो उसमें अटेंशन डेफिशिट, साथ में हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर भी हो सकता है, बट दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं, एक साथ भी हो सकते हैं। तो ये अर्ली साइंस है जो कि देखने चाहिए। नेक्स्ट कन्वर्जेंस मतलब दौरे पड़ना, फिट्स पड़ना। तो ऐसे बच्चे कई बार ही साइंस हमें दिखाते हैं और हम उसको इग्नोर कर देते हैं कि बच्चा नाटक कर रहा होगा, मजाक कर रहा होगा। तो कुछ साइंस क्या हो सकते हैं, जैसे कि हाथ पैर हिलने लग जाए एकदम से झटके से, मुंह से झाग निकलने लग जाए, बच्चे की अगर जुबान अटक जाए, अपनी दांतों के बीच में वो अटका ले, टाइट कर ले एकदम अपनी बॉडी को, या एकदम से गिर जाए, कोई अपरेंट रीजन नहीं है, उसको कोई चक्कर नहीं आया, वो एकदम से अचानक से गिर जाए, बेहोश हो जाए, या टीथ किटकिटाना, अपनी आंखों ऊपर घुमा लेना, या उसके हाथ पैर कुछ सेकंड्स के लिए, कुछ मिनट के लिए टेढ़े हो जाए। तो ऐसे अगर कुछ साइंस अगर आपको बच्चे में दिख रहे हैं कभी भी, तो हो सकता है कि उस बच्चे के अंदर फिट्स पड़ रहे हो, कन्वर्जेंस पड़ रहे हो। तो ऐसे साइंस को नोटिस करके उसका चेकअप कराना बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें लो विजन और ब्लाइंडनेस की, तो इसके कुछ साइंस, अर्ली साइंस, कई बार बच्चे पैदाइशी ब्लाइंड भी होते हैं, पर कई बार क्या होता है वो धीरे धीरे ब्लाइंडनेस की ओर बढ़ते हैं। तो हमें उन साइंस को नोटिस करना चाहिए और उनको आइडेंटिफाई करना चाहिए। कुछ साइंस क्या हो सकते हैं कि जैसे कम रोशनी में दिखना, ना दिखना, कम रोशनी है तो उनको बहुत दिक्कत होगी देखने में, अपनी आंखों को बार बार ब्लिंक करना या मलते रहना, बच्चे कंप्लेन कर सकते हैं कि उनकी आंखों में जलन हो रही है या बर्निंग सेंसेशन हो रही है, सर दर्द हो रहा है, ब्लैक बोर्ड से कॉपी करने में उनको दिक्कत होगी, अगर स्कूल जाने वाला बच्चा है तो अगर पीछे बिठा दिया उसको ब्लैक बोर्ड नहीं दिखेगा, वो अपनी फ्रेंड की कॉपी में से ज्यादा कॉपी करेगा। क्या हो सकता है कई बार वो बुक को या नोटबुक को अपने बहुत पास आंखों के सामने रखकर पढ़े, विजुअल एक्टिविटीज में एंगेज होने से, जैसे टारगेट वाली एक्टिविटीज होती हैं कि बास्केटबॉल जैसी एक्टिविटीज होती हैं, गेम्स होते हैं, तो उन एक्टिविटीज में एंगेज होने से वो अवॉइड करे, वो ना जाए उनमें। और क्या पता मिसअलाइंड आइज, आपने देखा होगा आंखें कभी कभी टेढ़ी होती है, एक आंख उधर है तो एक आंख उधर है, तो ऐसा भी हो सकता है। तो इन साइंस को नोटिस करना चाहिए और उसको अर्ली इंटरवेंशन के लिए ले जाना चाहिए। अब हम बात करेंगे कुछ अर्ली इंटरवेंशन स्ट्रैटेजीज की जो हम लोग अपनाते हैं। अर्ली इंटरवेंशन स्ट्रैटेजीज में हम बेसिकली हमारे 5 प्रोफेशनल्स, 5 यूनिट्स अवेलेबल हैं। पहला रहता है हमारा ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, सेकेंड रहता है फिजियोथेरेपिस्ट, थर्ड हमारे स्पीच थेरेपिस्ट होते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं फोर्थ, एंड फिफ्थ होते हैं हमारे स्पेशल एजुकेटर्स। अर्ली इंटरवेंशन स्ट्रैटेजीज में ये 5 जो मैंने आपको भी सर्विसेज गिनवाई, ये सब मिलकर एक बच्चे के ऊपर एक होलिस्टिकली डेवलपमेंट कराने के लिए उसका काम करते हैं। अडेप्टिव डिवाइसेस, असिस्टिव डिवाइसेस बच्चे को अगर चाहिए, कुछ भी बच्चे को चलने में दिक्कत है तो हम उसको ऐसे अडेप्टिव डिवाइसेस प्रोवाइड करवाएंगे, जैसे वॉकर, रोलेटर, जो भी उसको जरूरत होगा, ऐसे अडेप्टिव डिवाइसेस या असिस्टिव डिवाइसेस प्रोवाइड करवाएंगे जिससे उसकी वो परेशानी सॉल्व हो सके। कोई भी एड अप्लायंस चाहिए, जैसे हेयरिंग एड्स होते हैं हमारे डिफरेंट, विजुअल एड्स होते हैं, स्पेक्टिकल्स चाहिए, ऐसे एड्स प्रोविजन प्रोवाइड करवाना। प्रोस्थेटिक ऑर्थोटिक डिवाइसेस होते हैं, अलग अलग स्प्लिंट्स होते हैं, पैरों में पहनने के लिए अलग टाइप के जूते बनाए जाते हैं बच्चों की सहायता के लिए। साइन लैंग्वेज उनको सिखाई जाती है। हमारे स्पीच थेरेपिस्ट कहीं ना कहीं उनकी ऑडिटरी और लैंग्वेज पे काम करते हैं। हमारे स्पेशल एजुकेशन के थ्रू उनकी डिफरेंट एजुकेशनल लेवल पे काम किया जाता है, फंक्शनल एजुकेशन, ताकि बच्चे के अंदर हर बच्चे को सिखाया जा सके। हमारे ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होते हैं जो बच्चे के फाइन मोटर स्किल्स, उसके ADL पे काम करते हैं। साथ में सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी, सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी के बारे में अगर मैं आपको थोड़ा सा जानकारी देना चाहूंगी। सेंसरी इंटीग्रेशन का मतलब हमारे सेंसरी सिस्टम पे काम करना। हमारा सेंसरी सिस्टम
जैसे कि आप जानते हैं, देखना, सुनना, सूंघना, स्मेल करना, टेस्ट करना, हमारी टच होती है, तो ये हमारा पूरा सेंसरी सिस्टम है। अगर ज्यादातर ऑटिज्म के बच्चों में या एडीएचडी के बच्चों में देखा जाता है कि हमारे जो सेंसरी सिस्टम है इसके काम करने के तरीके में गड़बड़ हो जाती है, कहीं ना कहीं खराबी आ सकती है या कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी जो हमारी रहती है, ये इस सेंसरी सिस्टम को ठीक करने में, उसको कहीं ना कहीं सही दिशा में काम करवाने के लिए ये थेरेपी हमारी दी जाती है। तो सेंसरी सिस्टम एक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है बच्चे की डेवलपमेंट से रिलेटेड। फिजियोथेरेपी प्रोवाइड होती है बच्चे की मसल चलने फिरने के लिए, उसके बैलेंस के लिए, गेट के लिए, ताकि वो अच्छे से खड़ा होना सीख पाए, दौड़ना सीख पाए। फैमिली काउंसलिंग और ट्रेनिंग हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है, जो कि साइकोलॉजिस्ट इसमें मेन रोल रखते हैं। फैमिली को एम्पावर करने का, फैमिली को समझाने का, उनको ट्रेन करने का कि वो अपने बच्चे को किस तरह से डील करेंगे, उनको एक्सेप्टेंस दिलाना कि उनके बच्चे के अंदर कोई दिक्कत हो रही है, वो किस हद तक सॉल्व हो सकती है, उसकी उनकी परेशानियां कितने हद तक सॉल्व हो सकती हैं। ये फैमिली काउंसलिंग के दौरान हमारे साइकोलॉजिस्ट का काम रहता है। बेनिफिट्स क्या है हमारे अर्ली आइडेंटिफिकेशन और इंटरवेंशन के? सबसे पहला बेनिफिट्स तो हमारा यही रहेगा कि हमारा जो डिसेबिलिटी का इम्पैक्ट है या फिर जो रिस्क वाले बच्चे हैं उनका जो लॉस हो सकता है, उनको उनकी डिसेबिलिटी को रोका जा सकता है, वो चीज हमें अचीव हो जाती है। इम्पैक्ट हमारा डिसेबिलिटी का कम हो जाता है, उसका जो प्रभाव एक हमारे देश पर पड़ता है या किसी भी फैमिली के ऊपर पड़ता है, वो प्रभाव जो है वो कम हो जाता है। हम कहीं ना कहीं अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करवा के उन बच्चों का इंडिपेंडेंट जीने का चांस इंक्रीज कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। उनकी फैमिलीज जो डिफिकल्टीज फेस कर सकती हैं आगे जाके, उसको हम कहीं ना कहीं कम कर रहे हैं। फंक्शनल लेवल, एक काम करने का लेवल हम इम्प्रूव कर रहे हैं बच्चों का। जब बच्चे आगे जाएंगे, पढ़ेंगे, बढ़ेंगे, ऑफिस जाकर वो काम भी कर सकते हैं, तो हम उनका फंक्शनल लेवल जो है इम्प्रूव कर रहे हैं ताकि वो एक लेवल पर रहे। जैसे कि बोल चुकी हूँ, रिस्क वाले बच्चों को हम अगर इंटरवेंशन पहले से ही दे दें तो वो एक नॉर्मल टिपिकल बच्चे की तरह उनकी ग्रोथ हो सकती है। बिल्कुल स्कूल रेडीनेस में हम उनकी इंक्लूजन करवा रहे हैं अर्ली इंटरवेंशन देकर, ताकि वो स्कूल जा पाए, नॉर्मल स्कूल जाके नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ पाए। उनके पेरेंट्स को हम एम्पावर कर रहे हैं, उनके पेरेंट्स को हम कोपिंग स्किल्स सिखा रहे हैं कि वो कैसे डील करेंगे। साइकोलॉजिकली हम कहीं ना कहीं एम्पावर कर रहे हैं बच्चों को भी और उनके माँ बाप को भी, ताकि बच्चे अपनी मैक्सिमम पोटेंशियल, जहां तक वो अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए रह सकते हैं, खुद जी सकते हैं, उतनी पोटेंशियल तक हम उनको ले जा पाए। तो अर्ली इंटरवेंशन में हमारा बेसिकली यही सारी चीजें मैटर करती हैं, और इन्हीं सब चीजों में हमारा फोकस रहता है अर्ली इंटरवेंशन के टाइम पर। नागेश सर। बहुत बहुत धन्यवाद रेखा मैम। प्रत्येक दिव्यांगता पर इतना स्पष्ट चिंतन और पहले पहचान के क्रम को दृढ़ता प्रदान करना, तत्पश्चात पहचान को कैसे हम दृढ़ करने के बाद उसकी सेवाओं की तरफ बढ़ेंगे और उन सेवाओं की तरफ हम कैसे और अधिक सहायतार्थ होंगे, इन सभी पक्षों पर आपने अपने बृहद भाव रखे। बहुत बहुत धन्यवाद रेखा मैम, आपको बृहद भाव से आपने अपनी विशिष्टता रखी। अब मैं अपने जो हमारे प्रतिभागी हैं उनसे प्रश्न आमंत्रित करता हूं कि अगर किसी के कोई मनोभाव हैं तो वे मैम के समक्ष प्रस्तुत करें। अगर हमारे किसी प्रतिभागी का कोई प्रश्न है या कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं तो वे, तो मैं पूछूं? जी जी मैम, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मैम, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जैसे हर डिसेबिलिटी को आइडेंटिफिकेशन के लिए अलग अलग क्राइटेरिया है, अलग अलग उसको आइडेंटिफिकेशन करने का प्रोसीजर है, तो इज देयर एनी बुकलेट और एनी टूल्स
regarding identification of children with visual impairment? डिफरेंट बुकलेट्स जरूर ऑनलाइन अवेलेबल है। जैसे कि हम जिस इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हैं, हम अपने अलग क्राइटेरियाज, अपनी अलग बुकलेट्स रखते हैं, पर अगर आप ऑनलाइन ढूंढेंगे तो आपको जरूर ऐसी चीजें उपलब्ध होंगी। जी जी। निकमेट की और डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस ने अपने अपने डिफरेंट बुकलेट्स जो है अपलोड कर रखी है ऑनलाइन, तो आप सर्च करेंगे आपको मिलेंगी। थैंक यू मैम, थैंक यू। एनआईपी पीवीडी में तो कोई बुकलेट अभी तो वेबसाइट में नहीं मिलता है मैम। क्या बोला आपने तूफान जी? एनआईपी पीवीडी में वेबसाइट में कोई बुकलेट तो अभी मिलता नहीं है मैम। एनआईपी पीवीडी इज ए नेशनल इंस्टीट्यूट बट देयर इज नो बुकलेट इन वेबसाइट मैम। राइट बट द एनआईपी हाँ जी, NIPID Secunderabad is a national institute and they are a option in publication and there is several books are available which is they published till 35 years but NIPVD is say 50 years के इंस्टीट्यूट है, फिर भी वहाँ पे पब्लिकेशन डिपार्टमेंट 2 और 3 बुक अवेलेबल है। इसके अलावा कोई बुक अवेलेबल नहीं है। जो मैं बीएड और डीएड दो देश का अलग अलग स्थान पे पढ़ते हुए एनआईपी में वेबसाइट में जाता हूँ, कोई 2 और 3 बुक्स के अलावा कोई बुक्स में नहीं मिलता है। एनआईपीवीडी में पहले जो है हमारे सिर्फ बीएड और डीएड के कोर्सेज जो थे वो चलते थे। अभी पिछले कुछ 1.5 साल से जो हमारा अर्ली इंटरवेंशन सेंटर है वो स्टार्ट हुआ है, डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में अर्ली इंटरवेंशन स्टार्ट हुआ है। तो हम लोग डेफिनेटली इस चीज पर और काम करेंगे कि हम अपनी बुकलेट्स या अपने पास से मटेरियल और अपलोड कर पाए। वी विल डेफिनेटली ट्राई टू वर्क ऑन दिस। डिसेबिलिटी अफेयर्स वेबसाइट में तो अर्ली इंटरवेंशन के लिए बुकलेट मिलता है, फिर भी एनआईपीवीडी में वेबसाइट में तूफान जी बिल्कुल आपके मनोभाव बिल्कुल ठीक है कि हमारे जो राष्ट्रीय संस्थान है एनआईज हैं उनके द्वारा बुकलेट हम लोगों को दिए जाएं, बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। अब थोड़ा सा ये है कि कई एनआईज के वेबसाइट पर बुकलेट आ चुकी है, कई के वेबसाइट पर बुकलेट नहीं आई है। मैं थोड़ा सा अपडेट कर दूं अपने सभी प्रतिभागियों को। एनआईपीवीडी देहरादून विशेषकर दृष्टि दिव्यांगजनों के संदर्भ में काम करता है और उसमें वह राष्ट्रीय स्तर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का संस्थान है। तो अधिक से अधिक ब्रेलीकरण के भाव में, अधिक से अधिक ऑडियो मटेरियल्स के भाव में उसने पूरे भारत में अपनी सेवाओं को दृढ़ता दी है। रही बात जो आपको कुछ मटेरियल ऑनलाइन आके वेबसाइट पे अपलोड करने की, तो भी बहुत जल्द से जल्द आप लोगों को मिल जाएगा। सेशन से संबंधित अगर कोई प्रश्न है तो आप सन्मुख रखें मैम के, अन्यथा की स्थिति में हम लोग फिर अग्र कदम की तरफ बढ़े। कोई प्रश्न अगर सेशन से संबंधित है तो। गुड आफ्टरनून मैम। मैम मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंक्लूसिव एजुकेशन को प्रमोट कर रही है और हम देखें तो बेसिकली इंक्लूसिव एजुकेशन सरकारी स्कूलों में ज़्यादा हो रहा है और वहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है कि अगर हम सपोज करो किसी क्लासरूम में कोई बच्चा जैसे कि लर्निंग डिसेबिलिटी का बैठा है, तो नॉर्मली अगर जनरल टीचर देखा जाए तो उसको एलडी बोल देता है कि भाई ये पढ़ाई में कमजोर है, चाहे वो किसी भी कारण से हो, चाहे सोशल प्रॉब्लम हो उसकी, चाहे वो घर की प्रॉब्लम हो, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, उसे एलडी शो कर देगा। पर जब स्पेशल टीचर एज ए स्कूल विजिट के दौरान अगर जनरल टीचर उसे बताता है कि इस बच्चे में ये प्रॉब्लम है और स्पेशल टीचर भी उसको असेस करता है, पर क्योंकि उसके पास अभी तक मेरे हिसाब से एलडी का ऐसा कोई टूल मुझे नहीं मिला है कि वो इजीली असेस हो जाए। अगर स्पेशल टीचर उस टूल से उसे असेस भी कर देता तो फर्दर आगे उसको असेसमेंट के लिए भेजता है, तो कह लो कि अभी मुझे लगता पूरे हम जहां हम हैं वहां पे भी 1 या 2 इंस्टीट्यूट है जो एलडी के ऊपर प्रॉपर फोकस करते हैं, यानी कि उनके सर्टिफिकेट बनाते हैं। पर मिनिस्ट्री ने इसको एज पर आरपीडब्ल्यूडी एलडी को लर्निंग डिसेबिलिटी को भी एक डिसेबिलिटी मान लिया, पर इसके सर्टिफिकेट बनने बहुत मुश्किल हो जाते हैं मैम, तो इस पे अगर कुछ बता पाए। ठीक है। एसएलडी जो है कई बार बच्चे को हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। कई बार सोशल प्रॉब्लम्स की वजह से लगता है कि हाँ बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है, उसकी घर की प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है। पर उस चीज को रूल आउट करना
बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। जो नॉर्मल टीचर रहते हैं वो उनके पास इतनी ट्रेनिंग नहीं होती है कि वो एसएलडी को डायग्नोस कर पाए, इसीलिए अर्ली साइंस एंड सिम्टम्स जो होते हैं वो नोटिस करने होते हैं और उसके बाद उस बच्चे को रेफर करना होता है। स्पेशल टीचर भी है जो अपनी ऑब्जर्वेशन से उसको देखता है, उसको समझता है, पर जो एक डायग्नोसिस है जो कि बोलना है कि हाँ बच्चे को एसएलडी है, प्रॉपर है, वो एक साइकोलॉजिस्ट ही कर सकता है या किसी डॉक्टर के पास हमें रेफर करना होगा, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट के पास ऐसे टूल्स होते हैं। हम लोगों के पास यहाँ पे जो साइकोलॉजिस्ट हैं उनके पास अलग से एलडी डायग्नोसिस के टूल्स होते हैं। निमहंस बैटरी होता है जो हमारे इंडिया में बहुत पॉपुलर है। निमहंस एक टूल है जो कि एसएलडी को डायग्नोस करने के लिए साइकोलॉजिस्ट यूज करते हैं। तो ऐसे ही बिना किसी साइकोलॉजिस्ट के लिखे हुए डायग्नोसिस दिए हुए हम बच्चे को एलडी नहीं बोल सकते हैं। जब तक बच्चा साइकोलॉजिस्ट से या किसी डॉक्टर से एलडी का डायग्नोसिस लेकर नहीं आता है तब तक वो बच्चा एसएलडी नहीं हो सकता है। आपको उस बच्चे को साइकोलॉजिस्ट के पास रेफर करना ही होगा अगर आपको उसके अंदर कुछ साइन सिम्टम्स दिख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। निश्चित ही आज के विषय पर विशिष्टता के भाव और विशेषकर समावेशी शिक्षा पे भी आपके मनोभाव हम सभी को प्राप्त हुए। अब मैं कार्यक्रम की अगली पंक्ति में चलते हुए श्री अमित कुमार सर को सादर आमंत्रित करता हूं कि वे आए और एमएचआरएच तथा ईआईसी के बारे में सभी के समक्ष जन जागरूकता कर अपना मनोभाव रखें। श्री अमित कुमार सर। थैंक यू नागिन सर। और इंट्रोडक्शन फॉर चिल्ड्रन नीड्स के बारे में बताया, उनकी जानकारी और मैं आशा करता हूँ सभी पार्टिसिपेंट्स से कि उन्हें अपना आंसर मिला होगा और अर्ली आइडेंटिफिकेशंस के बारे में और उससे रिलेटेड जो क्लाइंट है उनके बारे में वो समझ पाए होंगे। साथ ही मैं आप सभी को एक इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिसेबिलिटी अफेयर के द्वारा किरण मेंटल हेल्थ रिहेबिलिटेशन हेल्पलाइन नंबर चलाया जा रहा है जो एक 24/7 सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, जिसका नंबर है जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। इसका नंबर है 1800-599-0019। इस मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन के माध्यम से हम मेंटल हेल्थ इश्यूज पे वर्क करते हैं। हम उन्हें टेलीफोनिक 13 भाषाओं में उन्हें हम साइकोलॉजिकल काउंसलिंग और साइकेट्रिक हेल्प प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, एनी टाइप ऑफ साइकेट्रिक प्रॉब्लम, एंजाइटी, डिप्रेशन, पैनिक अटैक, ड्रग एब्यूज संबंधित जो भी अगर समस्या मेंटल हेल्थ समस्या है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर सोसाइटी में अगर आप सभी पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट है कि ऐसे अगर लोग हैं तो आप हमारा मेंटल हेल्थ लाइन उन्हें दीजिए ताकि वो ज्यादा से ज्यादा बेनिफिटेड हो सके। साथ ही मैं आपको एक बार और नंबर रिपीट करना चाहूंगा। ये नंबर है 1800-599-0019। इस हेल्पलाइन 24/7 अवेलेबल है, तो आप जब भी फोन करेंगे इस पे तो हर एरिया, हर स्टेट वाइज ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी और 13 भाषाओं में अवेलेबल है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये नंबर ज्यादा से ज्यादा आप लोग स्प्रेड करें ताकि लोग इससे बेनिफिटेड हो सके। साथ ही मैं आपको एक इंफॉर्मेशन और शेयर करने वाला हूँ। क्रॉस डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन सेंटर हमारे सीआरसी लखनऊ में भी ओपन हो चुका है, जिसके माध्यम से हम अर्ली आइडेंटिफिकेशन और ट्रीटमेंट यहाँ प्रोवाइड करते हैं। जैसा कि मैडम ने अभी सारी कंडीशंस डिस्कस की है अर्ली आइडेंटिफिकेशंस के लिए, जैसे सीपी, ऑटिज्म, एडीएसडी, डिले डेवलपमेंट, स्पीच रिलेटेड प्रॉब्लम, साइकोलॉजिकल इश्यूज, ये सारे मैडम ने अभी जो प्रॉब्लम डिस्कस किए अर्ली आइडेंटिफिकेशंस के लिए, उन्होंने सारे साइन एंड सिम्टम्स बताए हैं। तो ऐसे अगर आपको कोई भी बच्चा लगता है या कोई भी पीडियाट्रिक केस लगता है जो 0 to 6 ईयर के रेंज में है, तो आप उसे हमारे अर्ली इंटरवेंशन सेंटर सीआरसी लखनऊ में रेफर करें ताकि वो जल्दी से जल्दी और ज्यादा से ज्यादा बेनिफिटेड हो सके। साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा, हमारे एक ही अर्ली इंटरवेंशन सेंटर में बहुत सारी सर्विसेज दी जा रही हैं, जैसे कि स्पेशल एजुकेशन, ऑक्यूपेशन थेरेपी, फिजियोथेरेपी, साइकोलॉजिकल सपोर्ट, प्रोस्थेटिक नॉर्थेटिक सर्विसेज। ये सारी सर्विसेज हमारे साथ ही हमारे मेडिकल प्रैक्टिशनर्स भी आते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को कोई भी बच्चा ऐसा लगता है जिसे डेवलपमेंट में या स्पीच में या किसी तरह के फिजिकल या मेंटल हेल्थ में कहीं भी इश्यूज है, तो आप उसे रेफर कीजिए ताकि वो ज्यादा से ज्यादा बेनिफिटेड हो सके।
थैंक यू सो मच। थैंक यू नागेश सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। निश्चित ही सभी के उत्तम मानसिक स्वास्थ्य के लिए एवं दिव्यांगजनों के लिए दिव्यांगता के कुशल निवारण को और उसके बृहदीकरण को रोकने के लिए सबसे महत्वपूर्ण EIC एवं एमएचआरएस जैसी सेवाओं का आपने प्रचारित भाव हम सभी के बीच रखा, इसे तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर धन्यवाद ज्ञापन के लिए श्री विकास मिश्र सर, ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी इंस्ट्रक्टर CRC लखनऊ को सादर आमंत्रित करता हूं कि सर आप आए और आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता एवं कार्यक्रम में सम्मिलित सभी वैशिष्ट जनों को, सभी प्रतिभागियों का धन्यवाद ज्ञापन करें। नागेश सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आज का विषय था जो कि अर्ली आइडेंटिफिकेशन और इंटरवेंशन से रिलेटेड था, हम सभी जानते हैं कि हमारे जितने भी दिव्यांगजन हैं, अगर उनका प्रॉपर रिहेबिलिटेशन करना है तो अर्ली आइडेंटिफिकेशन और इंटरवेंशन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जितनी जल्दी हम उसकी दिव्यांगता की पहचान कर लेंगे और उस दिव्यांगता को देखते हुए हम हस्तक्षेप स्टार्ट कर देंगे, इंटरवेंशन स्टार्ट कर देंगे, उतनी ही जल्दी उस बच्चे का रिहेबिलिटेशन संभव है। और निश्चित रूप से आज के इस विषय पर हमारी जो रिसोर्स पर्सन रही हैं आदरणीय तारुश्री त्रिखा मैम ने काफी कुछ बताया और हम सभी को बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, सभी डिसेबिलिटी के बारे में और उसके इंटरवेंशन के बारे में बताया। मैडम का मैं विकास मिश्रा CRC लखनऊ की पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और धन्यवाद सर, धन्यवाद। आशा करता हूं कि भविष्य में हम CRC लखनऊ का पटल जब भी मैडम को याद करेगा तो जरूर मैडम हमारे साथ किसी न किसी वेबिनार में, किसी न किसी संगोष्ठी में उपस्थित रहेंगी। मैडम आपको सादर प्रणाम और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद की अगली कड़ी में मैं धन्यवाद करना चाहूंगा NIPVD के डायरेक्टर आदरणीय डॉक्टर हिमांशु दास सर का, जो कि हमारे मार्गदर्शक भी हैं, पैट्रॉन भी हैं। सर का बहुत बहुत धन्यवाद और सर के मार्गदर्शन में हम इस तरीके के कार्यक्रमों को लगातार आपके समक्ष लेके आ रहे हैं। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा CRC लखनऊ के डायरेक्टर आदरणीय रमेश पांडे सर का, जिनके नेतृत्व में हम इस तरीके के कार्यक्रमों की एक चैन, एक श्रृंखला आप सभी के बीच में लेके आ पाते हैं। और चाहे वो किसी भी माध्यम में हो, चाहे वो ऑनलाइन माध्यम हो, चाहे वो ऑफलाइन माध्यम में हो, CRC लखनऊ लगातार आपके सामने कुछ ना कुछ लेके उपस्थित हो रहा है। और इन्हीं वेबिनार से, संगोष्ठी से, इन्हीं ऑनलाइन और ऑफलाइन कार्यक्रमों से हम एक कोशिश कर रहे हैं कि हम ग्रामीण स्तर तक रहने वाले दिव्यांगजनों तक पहुंचें और उन तक जो हमारी सेवाएं हैं उनको पहुंचाने का कार्य करें। तो हमारे डायरेक्टर आदरणीय रमेश पांडे सर को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे सभी प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर का, आदरणीय राजीव रंजन सर, आदरणीय जी शंकर गणेश सर, आदरणीय नागेश पांडे सर, और विशेष रूप से इस कार्यक्रम का पूरा ब्यौरा और पूरा जो कार्यक्रम है वो सेट किया है आदरणीय उदय प्रताप सिंह का। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि एक टीम अगर अच्छी टीम होगी तो अच्छा जो कार्यक्रम है वो सफल हो पाएगा। तो टीम भावना, टीम स्पिरिट बहुत जरूरी है। सभी कोऑर्डिनेटर्स को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे इस पटल पर उपस्थित हमारे सभी पार्टिसिपेंट का, सभी प्रतिभागियों का, जिनका स्नेह और जिनका सहयोग हमें लगातार मिल पा रहा है और आप लगातार हमारे इन कार्यक्रमों से जुड़ते रहते हैं और आपका हमारे साथ जुड़ाव ही हमें आगे बढ़ने को प्रेरित करता है। आप सभी पार्टिसिपेंट का मैं विकास मिश्रा CRC लखनऊ की पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आपको सादर प्रणाम करता हूं। और अंत में मैं धन्यवाद करना चाहता हूं हमारे जितने भी CRC लखनऊ के ऑफिशियल्स हैं, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। CRC लखनऊ की IT टीम का बहुत धन्यवाद।
जिनके एक कोऑर्डिनेशन में इस तरीके का कार्यक्रम संपन्न हो पाया है। अंत में फिर से मैं आज की रिसोर्स पर्सन आदरणीय तारुश्री त्रिखा मैम का बहुत बहुत धन्यवाद फिर से देता हूं। और यही एक आप सभी से विश्वास रहेगा, आप सभी से एक यही मनोकामना रहेगी कि आप इसी तरीके से हमारे कार्यक्रमों में जुड़ते रहें और हमारे कार्यक्रमों को आगे ले जाते रहें, और जिस उद्देश्य के साथ हम आपके साथ उपस्थित होते हैं उस उद्देश्य की पूर्ति करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। आप सभी को सादर प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी प्रतिभागियों को।